हाँ तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा ओजोन के ऊपर है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है और समुद्र तल से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है और इसका कार्य है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से बनती है। ये पृथ्वी पर ओजोन परत से निकलने वाले जो पराबैंगनी विकिरण है, विकिरणों की अधिक मात्रा से ये जीवधारियों को बचाती है एवं पादपों को भी बचाती है। ये पराबैंगनी विकिरण जो है सूर्य से निकलते हैं। पराबैंगनी विकिरण का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें जो उच्च भेदन क्षमता वाली हैं, त्वचा को डैमेज कर देती हैं या जला देती हैं। उनसे ओजोन परत O3 मॉलिक्यूल्स प्रकृति के जीवधारियों को बचाती हैं या उनके वनस्पतियों को बचाती हैं। अब यहाँ पे जो है एक ओजोन बनाने की विधि का वर्णन है। ऑक्सीजन की यहाँ पे ये सीमेन का ओजोनाइजर कहलाता है। सीमेन ओजोनाइजर में हमारे दो समकेंद्रित शीशे की नलियाँ हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक समकेंद्रित नली ये है और दूसरी नीचे है। तो इन दोनों नलियों में हम क्या कर देते हैं, इनके सिरों पे यहाँ पे जैसे लिखा है, इन नलियों के दोनों ओर, नलियों के दोनों ओर, एक ओर ये हुआ एक ओर ये हुआ, दोनों ओर टिन की पतली चादर चढ़ी होती है। यहाँ पे जो टिन की पतली चादर चढ़ी होती है, ये लिखा है यहाँ पे, आपको चित्र बना रखा आपने। टिन की पतली चादरें चढ़ी होती हैं और यहाँ से फिर इसमें हम इंडक्शन कॉइल लगा रखी है, जिससे हम इसमें उच्च इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। चादरों को प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया जाता है। कॉइल का मतलब हुआ कि हम इसमें एक कुंडली कहते हैं, इसको हिंदी में कुंडली कहते हैं। इसमें हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इससे हमारे जो टिन की जो चादरें इसमें चढ़ी हुई हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। टिन कॉइल है ये। तो बढ़ने के बाद यहाँ से जो है ड्राई ऑक्सीजन यानी कि शुष्क ऑक्सीजन नली के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो इंडक्शन कॉइल के थ्रू जो है ये इसमें क्या होगा, इंडक्शन कॉइल के थ्रू जो है उच्च विभव हाई वोल्टेज इस पे अप्लाई किया जाता है और नलियों में शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड की जाती है। शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे बताया था, ये हम ऑक्सीजन गैस यहाँ ड्राई ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं नली के अंदर। तो ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये ओजोनाइजर के द्वारा ओजोनीकृत होकर के O3 अणु में बदल जाते हैं। तो इससे हमें 10% तक हमारे ऑक्सीजन ओजोन की मात्रा में बदल जाता है। तो 10% ओजोन इससे प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे एक दूसरी मेथड भी है, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। दूसरी मेथड में यहाँ पे वही चीज़ है, ड्राई ऑक्सीजन है। यहाँ पे प्लस वोल्टेज लगाया गया है, हाई वोल्टेज, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये हाई बैटरी स्रोत से इसको जोड़ देंगे। यहाँ से ड्राई O2 हम प्रवाहित करते हैं, नली में ड्राई O2 प्रवाहित करते हैं और बिलियन में H2SO4 भरा है। तो हमारा जो है ये बाहर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे O2 जो हमारी ये नली के अंदर प्रवाहित हो रही यू शेप की नली में जो ऑक्सीजन आएगी, वो धीरे धीरे O3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सीमेंस का ओजोनाइजर है और इसमें जो है ये जो अभिक्रिया होती है, इसमें डेल्टा H का मान जो है 298 केल्विन या 142 किलो जूल प्रति मोल पर। और इसमें जो रिएक्शन होगा वो इस तरीके से आता है ओजोन के लिए। सीमेन ओजोनाइजर में ये हम 3 और मॉलिक्यूल ले लेंगे अणु के, 3 अणु है ऑक्सीजन के। 3 अणु ऑक्सीजन हमारे 2 अणु ओजोन के बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 O2 के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये ओजोन लेयर में बदल जाते हैं, जिसमें डेल्टा H का मान कितना हो जाता है, 298 केल्विन, या हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस 142 किलो जूल मोल इनवर्स।
तो ये है हमारा ओजोन बनाने की विधि। अब ओजोन का जो है ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब है इसमें स्मेल कैसी आती है। ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर मीन्स गंध कहते हैं इसको हम हिंदी में। तो गंध, इसमें फिश टाइप स्मेल आती है, यानी कि मछली की जैसी गंध, मछली जैसी गंध लिख देंगे इसमें। ये आपके भौतिक गुण हुए। फिश लाइक ऑर्डर हो गया। और द्रवावस्था में क्या होता है, ये नीला होता है। द्रवावस्था में इसका रंग जो है O3 का, लिक्विड स्टेज में जो कलर होगा, कलर इसका होगा डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू। और सॉल्युबिलिटी का मतलब है गलीता। तो सॉल्युबिलिटी, ओजोन की सॉल्युबिलिटी जल में ये पार्शियली सॉल्युबल है, यानी लेस सॉल्युबल का मतलब होगा कम सॉल्युबल है, कम घुलता है पानी में। तो ये हो जाएगा। और सॉलिड स्टेट में ओजोन जो है हमारी क्या होगी, O3 जो है सॉलिड फॉर्म में होगी, किस कलर की होगी, सॉलिड फॉर्म में ये होती है बैगनी कलर की, वॉयलेट कलर। हाँ तो बच्चों, अब इसके अलावा ओजोन परत को जो खतरा है वो आप सभी जानते हैं। जैसे हमारे सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड, सुपरसोनिक जेट विमान जो है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम NO कहते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, मोनो ऑक्साइड इसे कह सकते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, इसमें केवल एक ऑक्सीजन है, उनको हम मोनो ऑक्साइड कहते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्रकार का मोनो ऑक्साइड है। इससे ये तब निकलती है जब हमारे सुपरसोनिक विमान या जेट फाइटर विमान उड़ान भरते हैं, तो उससे जो ईंधन निकलता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड धीरे धीरे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को कैसे डिप्लीट कर देती है, उसका क्षरण करती है। उसके लिए हम एक रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं NO प्लस, ओजोन गैस है, इसकी परत बनी होती है वायुमंडल में। तो ये क्या करती है, ये NO3 ऑक्सीजन के, ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ के इसको NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर देती है, जिससे जो हमारे O3 मॉलिक्यूल का पैटर्न है इस तरीके से होगा। इस तरीके से जो हमारी परतें बनी होती हैं, कई सारे ऑक्सीजन की, ओजोन के मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े होंगे। इस तरीके से O3 मॉलिक्यूल है ये। तो इस तरीके के दो अणु मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर O3 के। तो इस तरीके की परतें हमारी टूटेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पार्ट हमारा NO2 के साथ निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन O के साथ जुड़ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन हमारा, ये वाला ऑक्सीजन NO के साथ जुड़ के हमारा क्या बना देगा, NO2 बना देगा। और ये जो दो ऑक्सीजन बचे हैं, ऐसे तोड़ेंगे इसको, ये दो ऑक्सीजन O2 के रूप में निकल जाएंगे, ये O2 हो जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे O2 बना लेंगे। और ये जो सिंगल ऑक्सीजन है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जुड़ के NO2 बना लेगा। दूसरा जो खतरा, सबसे बड़ा खतरा है, वो हमारा जो है ओजोन परत को दूसरा खतरा है फ्रेऑन से। फ्रेऑन मीन्स CFCS इन्हें कहते हैं। तो CFCS यानी कि फ्लोरोकार्बन्स, इनसे फ्लोरोकार्बन्स में जो है हमारा, जैसे हम इसमें देखते हैं डाइक्लोरोमीथेन हो गया, या इसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में हम ये कह सकते हैं, ये आप फर्स्ट किताब में पढ़ेंगे CF2, इस तरीके की संरचना दिखा देते हैं। तो CCl2F2 इसका सूत्र हो जाएगा। ये हमारा CF कहलाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि अगर हम इसका IUPAC नाम बताएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार, तो ये होगा 1,1,1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरो। अब इसमें एक कार्बन होता तो एक कार्बन के लिए मेथ,
और उसमें सिंगल बॉन्ड लगा तो इन। तो इसका CFC का पूरा नाम हुआ हमारा 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन। 1,1 इसलिए कि एक ही कार्बन है, तो 1 को हम 2 बार क्लोरीन के लिए लेंगे और 1 को हम 2 बार फ्लोरीन के लिए लेंगे। तो ये हमारा CFC है। और ये जो है रेफ्रिजरेटर की गैस है। रेफ्रिजरेटर जो हम यूज़ करते हैं घरों में ठंडा रखने के लिए, उससे जो गैस निकलती है वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जो है O3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं, अलग कर देती हैं। O2+ O नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ओजोन परत को तोड़ने का काम करती है। अब यहाँ पे कुछ ओजोन की जो हमारे O3 मॉलिक्यूल्स हैं उनके अनुनादी संरचना है। इसको हमने लिखा होगा अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना है, संरचना, या इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में हम इनको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर TURE स्ट्रक्चर, ये हमारे अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। यहाँ पे हमने देखा O3 मॉलिक्यूल इस तरीके से हमारे हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2, तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए। तो अब हम इसमें दिखाएंगे 4 2 2 4 5 6 और 2 8 ये हो गए। इसी प्रकार से 2 ये हो गए, 2 इसमें हो गए 4, 2 ये हो गए 6, 2 ये हो गए 8। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो 2 एक बॉन्ड में, 2 दूसरे बॉन्ड में, 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हर ऑक्सीजन के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इसी प्रकार इसके भी 8 दिखाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 2 6 हो गए, 6 2 8 हो गए। और यहाँ पे जो ये 128 पिकोमीटर है, तो ये ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन पर एटम्स के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस है। बॉन्ड डिस्टेंस या इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब आबंध की लंबाई है 128 पिकोमीटर। वही 128 पिकोमीटर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी 128 पिकोमीटर होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा 2 ऑक्सीजन के बीच में, तो 117 डिग्री का बनेगा, 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और ये इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ये संरचना हमारी इस संरचना में बदल सकती है, ये संरचना इस संरचना में बदलती है। इसे हम अनुनादी संरचना कहते हैं, जिसमें हमारा मॉलिक्यूल अपने स्थायित्व को बनाए रखता है, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को खोता नहीं है, स्टेबिलिटी अपनी कंटिन्यू बनाए रखता है। उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं।